वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स देखी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस देखा था। और उसमें हमने देखा था कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी जो हमारे सब्सटेंसेस हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं या जो प्रोसेस हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर रन कर रहे हैं, किस तरह से जब वो प्रॉपर्ली रन करते हैं उनकी हम क्वालिटी को जो है वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली है क्या, हम ये देखेंगे कि क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं वो उसमें हम देखेंगे। और जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम फर्दर इसकी डिटेल देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी है क्या, क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है जो किस लिए यूज़ होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जो कि मिक्सचर के अंदर मौजूद होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए, उनकी आइसोलेशन के लिए और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि केमिकली हम कह सकते हैं कि क्लोजली रिलेट होते हैं, तो कोई ऐसी सूटेबल टेक्निक जिसके ज़रिए हम उनको सेपरेट कर सके तो उसके लिए क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी जो है मोस्ट वाइडली जो है वो यूज़ की जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स के जो है वो उनको सेपरेट करने के लिए कि जो एक मिक्सचर के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी है क्या। क्रोमेटोग्राफी इज एनालिटिकल टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक है is an analytical technique, analytical technique है that is widely used for separation widely used for separation isolation and identification of different components present in a mixture closely related present in a मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के अंदर से डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो कि हम कह सकते हैं कि केमिकली क्लोजली जो है वो रिलेट करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी को जो था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया एक जो था वो बॉटनिस्ट था माइकल मिकाइलिक-स्वेट ने 1903 में, जिसने क्या किया था कि क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया था प्लांट्स पिगमेंट्स की सेपरेशन के लिए। कौन कौन से पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल है या जेंथोफिल्स है, उनकी सेपरेशंस के लिए जो था उसने क्रोमेटोग्राफी को फर्स्टली जो है वो यूज़ किया। किसने? बॉटनिस्ट मिकाइलिक, रशियन बॉटनिस्ट था बेसिकली। मिकाइलिक वेस्टवेच 1903 में जो था उसने इसको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया। और उसने जो था वो इस टेक्निक को किसके लिए यूज़ किया था, उसने जो है वो स्पेसिफिकली इस टेक्निक को यूज़ किया था फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट्स। कौन कौन से प्लांट पिगमेंट्स थे, लाइक क्लोरोफिल एंड जेंथोफिल। इन कंपोनेंट्स के सेपरेशन के लिए जो था उसने क्या किया था, क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया था। क्रोमेटोग्राफी का अगर हम वर्ड देखें, क्रोमेटोग्राफी क्या है, कंपोज ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, जिसमें क्या है, फर्स्ट वन इज क्रोमा, अदर वन इज ग्राफी। देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या एक्चुअल वर्ड्स का मीनिंग क्या है। क्रोमेटोग्राफी कंपोज ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, जिसमें हम देखें अगर फर्स्ट वन है क्रोमा, क्रोमा मीन्स होता है कलर, और सेकंड वर्ड है ग्राफी, ग्राफी का मीन्स होता है राइटिंग। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी मीन्स कलर राइटिंग, ठीक है।
तो हम कह सकते क्या है क्रोमेटोग्राफी का क्या मतलब है, कलर राइटिंग, क्योंकि जो स्टार्ट में जो था वो उसको यूज़ किया गया, या मोस्ट कॉमनली अभी जो इसको यूज़ किया था वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज की सेपरेशंस के लिए भी जो है, ये डिफरेंट जो फूड पिगमेंट्स होते हैं, फूड डाइज होते हैं, ये जो सिंपल डाइज हैं हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, उनकी सेपरेशन के लिए भी जो है हम क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसको जो है वो कलर राइटिंग भी कहा जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसके जो हैं वो डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि हम क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं, और उन टर्म्स को हम किस तरह से रिलेट करते हैं। ठीक है, उसमें हम फर्स्ट वन जो है वो देखते हैं क्रोमेटोग्राफिक टर्म्स के अंदर कौन कौन सी हैं। एक और जनरल इसका मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगी, क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है। हम कहते हैं कि इट इज़ अ टेक्निक यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, जिसमें मैंने मतलब आपको बताया कि किस लिए यूज़ होते हैं, यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। सेकंड, किस तरह से ये काम करती है, वर्क बाय अलाउइंग द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मिक्सचर, किस तरह काम करती है ये, वर्क बाय अलाउइंग द कंपोनेंट्स प्रेजेंट in the mixture to distribute themselves between stationary phase and mobile phase। क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होते हैं, दो फेजेस काम करते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर मौजूद होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। अब वो सेपरेट किस तरह होते हैं कि वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दो फेजेस के दरमियान। फेजेस कौन कौन से, एक स्टेशनरी फेज है, एक मोबाइल फेज है। आगे मैं डिटेल में जब आपको टर्म्स बताऊंगी तो मैं इनको आपको जो है एक्सप्लेन करूंगी कि क्या स्टेशनरी फेज होता है, क्या मोबाइल फेज होता है। जब हम अपना मिक्सचर रन करते हैं तो उसमें से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज के साथ जिनकी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है वो स्टेशनरी फेज के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड रहते हैं और थोड़ा स्लोली ट्रैवल करते हैं। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंटरेक्शन क्या होती है, हमारे मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होती है, तो वो मोबाइल फेज के साथ ट्रैवल करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट्स जो हमारे यहाँ पे मिक्सचर के अंदर सारे कंपोनेंट्स मौजूद है, अब कुछ हमारा मोबाइल फेज जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, जिनकी हमारा इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे, मोबाइल फेज के साथ फास्ट है। अब लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि 3 कंपोनेंट्स मौजूद है। अब इसमें से जो फर्स्ट वन है इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन इसकी हमारे मोबाइल फेज के साथ है, तो ये फास्टली ट्रैवल करेगा, ये फर्स्ट पे आ जाएगा, आगे चला जाएगा। जो सेकंड नंबर पे है इसकी भी मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है लेकिन इस कंपोनेंट के कंपेयर में है तो ये थोड़ा स्लोली ट्रैवल करेगा। और जो थर्ड वन है जिसको हमने कहा है कि जहाँ पे हमने स्पॉट लगाया तो उससे थोड़ा सा आगे ट्रैवल किया है, इसकी इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या कि हमारे स्टेशनरी फेज के साथ सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, बहुत स्लोली ट्रैवल कर रहा है। इस तरह से क्या होता है कि ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खुद को स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेजेस के दरमियान में, उसकी बेसिस पे क्या होती है, इनकी सेपरेशन होती है। नेक्स्ट क्या होता है कि जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो हमारे पास इस तरह से, अगर कोई कलर कंपोनेंट है तो हमारे पास कलर बैंड्स इस तरह से हमारे पास अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, अब जब कलर बैंड्स अपेयर होंगे तो वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है जो हमने कहा था कि एक मिक्सर के अंदर मौजूद है, जब वो सेपरेट हो गए तो हमारे पास अलग अलग कलर बैंड्स आ जाते हैं। कलर बैंड, सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है कि किस तरह से कि कलर बैंड्स आ जाते हैं हमारे पास, जो क्या इंडिकेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, के जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मौजूद थे वो सेपरेट हो गए। सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये इसका बेसिक था कि क्या क्रोमेटोग्राफी होती है, एनालिटिकल टेक्निक है जिसको हम आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन या आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो कि हमारे पास क्या होते हैं मिक्सचर में मौजूद होते हैं। किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, रशियन बॉटनिस्ट मखाली स्वेट ने जो था वो 1903 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और उसने जो है वो फर्स्टली यूज़ किया था पिगमेंट्स की सेपरेशन के लिए। क्रोमेटोग्राफी जो है वो 2 वर्ड्स का कंपोज है, ग्रीक वर्ड्स हैं,
कलर, क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफी मीन्स राइटिंग। किस तरह से क्रोमेटोग्राफी काम करती है, हमने क्या कहा कि मिक्सचर्स को जो है सेपरेट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए करती है। किस तरह से कि जो डिफरेंट हमारे कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की बेस पे क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और जब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अगर कोई कलर कंपोनेंट्स है तो कलर बैंड्स आ जाते हैं, जो कि क्या इंडिकेट करते हैं कि हमारे मिक्सचर के अंदर कितने कंपोनेंट्स मौजूद थे और किस तरह से जो है वो सेपरेट हो गए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि हमारे पास क्या है क्रोमेटोग्राफी के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट इसको डिटेल में पढ़ें तो हमें उन टर्म्स के बारे में जो है वो पता हो। हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी टर्म्स कौन कौन सी हैं। क्रोमेटोग्राफी टर्म्स, जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म है वो है इल्यूविएंट। इल्यूविएंट हम देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि हमने क्या कहा कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी भी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी है, गैस क्रोमेटोग्राफी भी है, बहुत सारी प्लानर क्रोमेटोग्राफी भी है। अब हमने उसके अकॉर्डिंगली क्या होती है, डिफरेंट टर्म्स जो है वो यूज होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि इल्यूएंट क्या होता है, फ्लूइड एंटरिंग कॉलम या सॉल्वेंट दैट कैरीज एनालाइट। फ्लूइड एंटरिंग कॉलम या फिर सॉल्वेंट दैट कैरीज एनालाइट। सॉल्वेंट दैट कैरीज एनालाइट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। अब देखिए, अगर मैं सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करूँ तो ये अगर हमारा कॉलम है तो यहाँ से हम अपना जो भी सैंपल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद मोबाइल फेज, जो हमारा मोबाइल फेज है जिसके अंदर सैंपल है जिसको उसने कैरी करते हुए क्या करना है, इस पूरे कॉलम से ट्रेवल करके यहाँ से इल्यूट होना है, वो हमारा क्या कहलाएगा, इल्यूजन कहलाएगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि फ्लूइड एंट्रिंग कॉलम के जो हम हमारे कॉलम के अंदर एंटर हो रहा है। सेकेंड, सॉल्वेंट दैट कैरीज एनालाइट। अगर हम ने क्या कहा कि अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है जिसको हम एक सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डिप करते हैं, तो ये जो सॉल्वेंट है जो क्या करेगा, इस पेपर के ऊपर ट्रेवल करेगा, जिसके अंदर क्या मौजूद है, जो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम सैंपल का मिक्सचर का स्पॉट लगा देते हैं और वो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बैंड आ जाते हैं। तो ये जो सॉल्वेंट है जो हमारा यहाँ से हमारे सैंपल को कैरी करके जो है वो ट्रेवल करवाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इल्यूएंट कहलाएगा। नेक्स्ट जो टर्म होती है वो है इल्यूएट। इल्यूएट क्या होता है हम वो देखते हैं। मोबाइल फेज लिविंग द कॉलम। इल्यूएट क्या है हमारे पास, मोबाइल फेज, मोबाइल फेज लिविंग द कॉलम। ये टर्म खास तौर पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज होती है। कॉलम, अब देखिए मैंने क्या कहा, एलिमेंट कौन सा था जो हमने ऊपर से एंटर किया। अब जब उसने पूरे का पूरा कॉलम में से ट्रैवल कर लिया, ट्रैवल करने के बाद जो कॉलम का सेकंड एंड है वहाँ से वो क्या होगा, इल्यूट हो जाएगा, निकलना, यहाँ से जो है वो एंटर हुआ है तो यहाँ से वो कॉलम से लीव होगा, एग्जिट करेगा। जहाँ से वो कॉलम को लीव करता है, एग्जिट होता है कॉलम से, वहाँ से जहाँ से हम उसको कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या करेगा, मोबाइल फेज कहलाएगा। कि जहाँ पे हमने एंटर किया, जहाँ पे पूरा पूरा के उसने कॉलम को अंदर ट्रैवल किया और उसके बाद कॉलम को उसने लीव किया, लीव करने के बाद जब हम नीचे उसको कलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इल्यूएट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है वो देखेंगे। स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज बेसिकली क्या है, एक इमोबिलाइज्ड फेज है। इमोबिलाइज्ड फेज, इमोबिलाइज्ड फेज का मतलब जैसे आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि जो फेज ट्रैवल नहीं करता, अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहता है, अपनी पोजीशन को लेफ्ट नहीं लीव नहीं करता, छोड़ता नहीं है, वो क्या कहलाता है, हमारा स्टेशनरी फेज कहलाता है। इसीलिए हम उसको स्टेशनरी मतलब स्टैटिक के अपनी पोजीशन पे कायम रहता है, तो इसीलिए हम उसको स्टेशनरी फेज कहते हैं। अदर वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करें कि स्टेशनरी फेज क्या होता है, अ लेयर और कोटिंग ऑन द स्पॉटिंग मीडियम। क्या है ये, अ लेयर और coating on the spotting
मीडियम, ठीक है, दैट इंटरेक्ट विद मोबाइल फेज, दैट इंटरेक्ट विद मोबाइल फेज, ठीक है। क्या है कि कोई भी लेयर हो सकती है, कोई कोटिंग हो सकती है जो कि हमने क्या की हुई है, किसी भी स्पोर्टिंग मीडियम के ऊपर कोट की हुई है, और वो अपनी पोजीशन से, जैसे ये है, अगर मैं इसके ऊपर ये रेड कलर की जो कोटिंग की हुई है इसको कहूँ कि मेरा स्टेशनरी फेज है, तो जो भी हमारा मोबाइल फेज होगा, जो भी हमारा सैंपल होगा, वो उसके ऊपर ट्रैवल करेगा। अगर मैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करूँ तो कॉलम के भी अंदर हम कोई चीज़ भर देते हैं, कोई एड्जॉर्बेंट हम भर देते हैं, कोई हमारा जो होता है जिसको जो सेपरेशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेशनरी फेज कहलाता है। नेक्स्ट है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जैसे कि नाम से ही वर्ड है, मोबाइल मीन्स मूविंग, मूव्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, टर्न मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होती है, मूव्स इन डेफिनाइट डायरेक्शन। डेफिनेट डायरेक्शन मतलब कि डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही है। अब जैसे मैंने कॉलम में बताया था कि हमने यहाँ पे अपना जो है वो टॉप ऑफ द कॉलम से हमने अपना मोबाइल फेज एंटर करना है, उसने कॉलम के अंदर ट्रैवल करना है। तो अब क्या है, मूविंग है। मोबाइल फेज क्या करता है, स्टेशनरी फेज के अंदर तो जो भी चीज़ है, अगर मैं ये वाइट कलर का कहूँ कि मेरा स्टेशनरी फेज है, इसके ऊपर मैं अपना मोबाइल फेज डालती हूँ, तो वो मोबाइल फेज इस पूरे के पूरे कॉलम में से ट्रैवल करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपना मोबाइल फेज। अदर वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ कि मोबाइल फेज क्या है, अ सॉल्वेंट दैट फ्लो थ्रू द स्पोर्टिंग मीडियम, अ सॉल्वेंट that flows through the supporting मीडियम। स्पोर्टिंग मीडियम जैसे कि हमने कहा था कि हमारा कोई भी मीडियम स्पोर्टिंग मीडियम होता है जिसपे हम अपना स्टेशनरी फेज कोट करते हैं, और स्टेशनरी फेज और स्पोर्टिंग मीडियम के ऊपर से जो हमारा सॉल्वेंट फ्लो करता है वो हमारा मोबाइल फेज कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, रिटेंशन टाइम, नहीं सॉरी, उसके बाद हम पहले सपोर्टिंग मीडियम देखेंगे कि हमारा सपोर्टिंग मीडियम क्या होता है, ठीक है। सपोर्टिंग मीडियम क्या होता है, सपोर्टिंग मीडियम हमारा है क्या, अ सॉलिड सरफेस ऑन विच द स्टेशनरी फेज इज बाउंड और कोटेड, अ सॉलिड सरफेस ऑन विच द स्टेशनरी फेज is bound or coated, ठीक है। ये हमारा स्पोर्टिंग मीडियम, वो क्या हो सकता है, जैसे अब मैं कॉलम को बता रही थी, तो ये कॉलम जो है वो बेसिकली ग्लास का बना होता है, तो ये हमारा स्पोर्टिंग मीडियम हो सकता है। अगर हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, टीएलसी की, तो वो भी एक हमारे पास ग्लास की प्लेट होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना स्टेशनरी फेज को कोट कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा स्पोर्टिंग मीडियम कहलाता है। नेक्स्ट जो है टर्म मोस्ट कॉमनली यूज होगी वो है रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। रिटेंशन टाइम क्या है, टाइम टेक फॉर अ पर्टिकुलर एनालाइट टू पास थ्रू द सिस्टम अंडर द सेट कंडीशन। अब क्या है, ये हम कॉलम की बात कर रहे थे, हमने यहाँ से अपना सैंपल मोबाइल फेज इंट्रोड्यूस करवाया, साथ में मोबाइल फेज इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ से एंटर होकर इस पूरे कॉलम से ट्रैवल होकर उसको यहाँ तक, जब वो कॉलम को लीव करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करने में उसको जितना टाइम चाहिए होगा वो उसका क्या कहलाएगा, रिटेंशन टाइम कहलाएगा। टाइम टेकन टाइम taken for a particular analyte to pass through the system under set conditions।
ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिटेंशन टाइम। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सैंपल या फिर एनालाइट हमारा क्या होता है वो देखेंगे। या फिर एनालाइट, जो हमारे मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो हमारे एनालाइट कहलाएंगे, और वो जो ओवरऑल मिक्सचर है वो हमारा सैंपल कहलाएगा। ठीक है, सब्सटेंसेस एनालाइज्ड इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के जरिए जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं, जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट वन टर्म यूज होती है वो है क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम हम देखेंगे कि क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटेक्टर रिस्पॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन इलिएट क्या होती है। अब क्या है हमारा क्रोमेटोग्राम, क्या होता है कि हम अगर जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं या HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो एक ग्राफ की फॉर्म में आ जाते हैं, कि ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या आ सकती है, कोई पीक्स की फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट पीक्स आ सकती हैं, या फिर हम क्या करते हैं, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हमारे पास क्या आ सकते हैं, कलर बैंड्स आ सकते हैं डिफरेंट। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारा क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राम कहलाती है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारे कंपोनेंट्स के, हमारा जो सैंपल है या जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कौन सा कितनी कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद है, कितने कंपोनेंट्स जो है वो इस टेक्निक के जरिए सेपरेट हुए हैं, तो वो हमारा क्रोमेटोग्राम कहलाता है। क्रोमेटोग्राम बेसिकली है क्या, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of detector response या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ठीक है, कि एनालाइट की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कितनी मौजूद है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि हमारा जो है वो प्रिंसिपल क्या होता है क्रोमेटोग्राफी का, वो हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। Chromatography is based on principle of partition of solute between two phases. Based on the principle of partition of solute between the two phases, that is usually consist of a mobile phase and a stationary phase. स्टेशनरी फेज या फिर और मोबाइल फेज, डिपेंड करता है कि जो हमारा कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं उनकी इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है या फिर मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा। अगर तो उनकी हमारे स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगी तो वो स्लोली ट्रैवल करेंगे, और अगर मोबाइल फेज के साथ जो है वो इनकी इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रांग होंगी तो वो फास्टली ट्रैवल करेंगे। अब हमारे पास क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी पोलैरिटी या हम इंटरेक्शन कह सकते हैं कि हमारे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ डिफरेंट होते हैं। अगर हम कहते हैं कि 3 कंपोनेंट्स मौजूद हैं और वो ट्रैवल कर रहे हैं, हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए सेपरेट कर रहे हैं, तो जो हम कहते हैं कि सबसे फास्टली ट्रैवल करेगा या सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे जल्दी ट्रैवल करेगा हमारे मोबाइल फेज के साथ, इट्स मीन ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है इसकी हमारे मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर हम कहते हैं कि कोई कंपोनेंट ऐसा है कि जो क्या कर रहा है, बहुत स्लोली ट्रैवल कर रहा है और सबसे लास्ट में है, तो इट्स मीन ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या इंडिकेट करता है कि वो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी का यही होता है कि जो मुख्तलिफ हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं वो अपने आप को पार्टीशन कर लेते हैं बिटवीन द टू फेसेस। कौन कौन से
फेसिस के दरमियान, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेसिस के दरमियान, और जो इनकी पार्टीशन होती है वो बेस करती है कि उनकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है या फिर उनकी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।